अभी सब्सक्राइब करें अतुल कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को और घर बैठे पाएं सभी पाठ्यक्रम की पूर्ण कवरेज फिजिक्स एवं केमिस्ट्री विषयों में आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक श्री प्रकाश पाठक सर से। हाँ देखिए, चलिए आज क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में नया लेसन 15 है जिसका नाम है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, यानी रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। यह लेसन का नाम रहेगा। इस लेसन में देखा जाए तो आपको हम 3 वीडियो देंगे और 3 वीडियो में आपके सिलेबस का भी हो जाएगा और यह लेसन भी समाप्त हो जाएगा। 3 वीडियो में एक तो आज हम दे रहे हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इससे संबंधित कौन सा फार्मूला आता है, और फिर कल के वीडियो में हम परिक्षेपण दे देंगे कि यह प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण क्या होता है, इसके बारे में दे देंगे। तो यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा और सिलेबस भी इतने दिया है। और उसके अलावा इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिस टाइप में आते हैं, फिर एनसीईआरटी आधार पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे देंगे तो आपका यह लेसन समाप्त हो जाएगा। छोटा सा लेसन है। यूनिट देखा जाए तो फर्स्ट ही चल रही है सेकंड बुक की, उसमें 13 नंबर की यूनिट है, तो उसमें कई लेसन सम्मिलित हैं। इसको ध्यान रखिएगा, 13 लेसन में यह भी टॉपिक रहेगा और यह भी टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ क्वेश्चन आपके कंपटीशन स्तर पर भी मिलेंगे, कुछ पॉलिटेक्निक स्तर पर भी मिलेंगे, यानी हर एक टाइप में यूपी बोर्ड स्तर पर भी मिलेगा। हर एक टाइप में क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जिस तरीके से भी मिलेंगे हम सब चीजें बताएंगे आप लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा सब लोग इस पर। तो पहले टॉपिक आता है कि प्रिज्म क्या है, तो आप स्टेप प्रिज्म डाल लीजिएगा सब लोग। हेडिंग क्या पड़ जाएगी, प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, तो देखिए अगर देखा जाए तो प्रिज्म कांच का बना हुआ, अगर कांच करेगा तो पारदर्शी माध्यम तो रहेगा ही। कांच के आर पार प्रकाश की किरणें प्रवेश कर जाती है तो पारदर्शित हुआ ही। तो कहिए इस तरह से कि प्रिज्म देखा जाए तो किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच से बना हुआ एक माध्यम है जिसमें 2 तल किसी कोण पर झुके होते हैं। 2 तल क्या होते हैं, किसी कोण पर झुके होते हैं। ये 2 तल जो है अपवर्तक तल कहलाते हैं। कौन से तल, अपवर्तक तल। इस तरह झुके रहेंगे, अपवर्तक तल कहलाएंगे, और नीचे एक आधार तल रहेगा। तो बताइए अगर फिगर बनाया जाए, 2 अपवर्तक तल और एक आधार तल मिला दिया जाए तो बताइए एक त्रिभुज की रचना हो जाएगी। तो प्रिज्म का आकार देखिए, जब हम लोग दिखाते हैं फिगर में तो वह त्रिभुज के बेस पर दिखाते हैं या त्रिभुज के रूप में दिखाते हैं। तो देखिए इस तरह त्रिभुज के रूप में हम दिखा दे रहे हैं। त्रिभुज के रूप में यह जो है दिखा दिया जा रहा है। यह देखिए अगर देखा जाए तो यह दोनों तल, यह तल और यह तल देखा जाए तो यही दोनों तल कौन सा तल है, अपवर्तक तल है। कौन सा तल है, अपवर्तक तल है। और यह कौन सा तल रहेगा, आधार तल रहेगा। कौन सा तल रहेगा, आधार तल बोला जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए प्रिज्म के बारे में पहले लिख लीजिए। प्रिज्म लिखिएगा, प्रिज्म हेडिंग पड़ेगी, पहले इसका परिचय ले लीजिए। प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम, प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम जैसे कांच का बना होता है। बना होता है जिसमें 2 तल किसी कोण पर, 2 तल किसी कोण पर झुके होते हैं। किसी कोण पर क्या होते हैं, झुके होते हैं। इन दोनों तलों को झुके होते हो गया, इन दोनों तलों को अपवर्तक तल कहा जाता है।
अपवर्तक तल कहा जाता है। और इन दोनों तलों द्वारा बना कोण, इन दोनों तलों द्वारा बना कोण प्रिज्म का कोण ए कहलाता है। प्रिज्म का कोण ए कहलाता है। प्रिज्म का कोण ए कहलाता है। तो देखिएगा हम फिगर में सब दिखा दिए हैं। कोण ए भी दिखा दिए, अपवर्तक तल 2 दिखा दिए और यह आधार तल रहेगा। इसको बल्कि आधार तल पूरा नोट कर लीजिएगा। फिगर बना लीजिए छोटा सा एक सब लोग। ये परिचय के रूप में हो गया प्रिज्म का कि प्रिज्म क्या है। तो समझिए एकदम सीधे सीधे बता देना है कि प्रिज्म देखा जाए तो कांच का बना हुआ एक माध्यम है जिसमें 2 तल अपवर्तक तल किसी कोण पर झुके रहेंगे। यहां पर इस कोण को कौन सा कोण कहा जाएगा? प्रिज्म का कोण ए कहा जाएगा। प्रिज्म का कोण ए कहलाएगा। तो फिगर सबका बन गया होगा। एक सिंपल फिगर बना लेना, ध्यान दीजिएगा सब लोग। फिर इसके बाद यह प्रिज्म चौड़ा यानी मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। पतला और मोटा होने की कंडीशन ए पर निर्भर है। अगर प्रिज्म का कोण ए बड़ा है तो प्रिज्म बताइए मोटा या चौड़ा होगा। अगर प्रिज्म का कोण छोटा है तो यह पतला भी हो जाएगा। इसी पर डिपेंड है। तो फिर आगे पतले और मोटे की बात होगी, ध्यान रखिएगा। इस पर चर्चा आगे करेंगे। फिर चलते हैं हम अपने स्टेप पर। क्या स्टेप है? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। अब प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसको हटा देते हैं। अब आप मेन टॉपिक पर आ गए कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में। तो हेडिंग पढ़ेगी यही और इंपॉर्टेंट हेडिंग भी है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन यही देखिए, इंग्लिश स्किल नोट कर लीजिएगा। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, नोट कर लीजिएगा। थ्रू प्रिज्म, यह नोट कर लीजिएगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म यानी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ये हेडिंग पड़ जाएगी, इंपॉर्टेंट हेडिंग भी रहेगी। इसको ध्यान रखिएगा, इसमें कई जानकारियां आपको दी जाएंगी और इसी से फार्मूला भी हम बताएंगे। तो देखिएगा, यह थोड़ा बड़ी हेडिंग भी रहेगी। इसमें कई क्वेश्चन बन सकता है, बीच बीच से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे कैसे पूछा जाएगा सब हम विस्तार से बताएंगे और इसी हेडिंग का आज विस्तार होना है। देखिए, पहले आप प्रिज्म बना लीजिए। यहां पर एक प्रिज्म हम बना दे रहे हैं। यह देखिए एक प्रिज्म बनाएगा साफ एकदम। आप लोग भी बनाते जाइए साथ में। यह प्रिज्म का कोण ए रहेगा। प्रिज्म के कोण ए को दिखा दीजिएगा। फिगर बनाइए सब लोग साथ में और स्केल से बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत पतला प्रिज्म मत रहेगा, कम से कम 45-60 का एंगल होना चाहिए। प्रिज्म का कोण ए हमने ऊपर दिखा दिया है। यही देखिए प्रिज्म का कोण ए कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा सब लोग, बन गया होगा सबका। इसके बाद देखिए आपको बताया कि यह तल और यह तल अपवर्तक तल है। तो प्रकाश का जो अपवर्तन होगा या तो इस तल द्वारा होगा या तो इस तल द्वारा होगा। आप इधर से भी प्रकाश की किरणों को लाकर इसमें इसमें अपवर्तन करा सकते हैं और इस तल द्वारा इस पर अपवर्तन करा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि प्रकाश की किरणें हमेशा बाएं से दाएं चलती हैं। तो तरीका यही है, तो इसलिए आप इधर से यह अपवर्तक तल लेते हुए इधर से प्रकाश किरणों को भेजिएगा।
तो देखिए आपको आपतित किरण हम एक भेज रहे हैं, देखिए आपतित किरण एक जा रही है, इस प्रिज्म पर आपतित किरण यह पड़ी है, इसका नाम भी रख देते हैं पी क्यू, मान लीजिए यह आपतित किरण है पी क्यू। पी क्यू जो है इस अपवर्तक तल पर पड़ रही है। तो बताए यहां पर अपवर्तन की घटना होगी, चूंकि यह कांच का है और इधर बाहर क्या है, वायु है। यह देखिए वायु है और यह क्या है, कांच है। तो जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से विचलित होगी ही, क्योंकि इधर विरल माध्यम और इधर क्या है, सघन माध्यम है। तो आप इस बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे और किस तल पर, इस तल पर अभिलंब खींचिएगा, इस तरह अभिलंब आप खींचेंगे इस तल पर। बोलिए अभिलंब इसी तरह जाएगा ना, किस तल पर, इस तल पर आप अभिलंब यह खींच दिए। और इस तल पर जब अभिलंब खींचेंगे तो प्रकाश की किरणें तो सीधे जाएंगे नहीं, सीधा का रास्ता यह है, सीधा जाएंगे तो इस तरह जाती, लेकिन आप जानते हैं जब विरल से सघन में जाएंगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो देखिए अभिलंब की तरफ इस तरह क्या हो गई, झुक गई। देखिए झुकाव मालूम दे रहा, बोले ठीक है ना, झुकाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा। अभिलंब की तरफ दब गई यानी झुक गई या मुड़ गई कहिए। अब देखिए यहां पर कौन सा कोण बताइए, यह कोण आई होगा कि नहीं, जिसको आपतन कोण कहेंगे, और यह कोण क्या होगा, आर होगा, आर होगा ना, यह कोण आर बनेगा। ध्यान दीजिएगा सब लोग, क्योंकि इसी से प्रूफ भी कराएंगे हम। यह जो है कोण कौन सा बनेगा, आर बनेगा। बोलिए समझ में आ गया ना। आप इसको बना लीजिए, पहले ध्यान दीजिएगा, एकदम सावधानी से बनाइए। अगर एक एक खंड आप बनाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा और हर एक स्थिति मालूम भी रहेगी। और इसका अभ्यास एक दो बार कर लेना है घर पर। ये नहीं कि फिगर देखते ही कह दिए हमको समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में आएगा तो भूल जाएगा सब। इसलिए एक दो बार अभ्यास करना जरूरी होता है घर पर बना करके। ठीक है, दूसरा बनेगा। इसीलिए कह रहे हैं अभ्यास करना जरूरी है, नहीं तो लास्ट दिन पता चलेगा देख करके तो लगता है बड़ा आसान है, सर बड़े आसानी से बता भी दिए, लेकिन दिक्कत आएगी। इसीलिए कह रहे हैं बनाइएगा, बार बार अभ्यास कर लीजिएगा। अब चलिए क्या होना है, अब बताइए यहां से मुड़ गई, फिर इसको बाहर भी निकलना है ना, बाहर भी निकलना है। अब बताइए जब बाहर निकलेगी तो सघन से विरल में जाएगी, किससे आएगी, सघन आपका कांच यह है, कांच का है, ये सघन है और इधर क्या है, विरल है, वायु है, विरल है। अब जब जाएगी तो इस तल पर भी आप अभिलंब खींचिएगा। देखिए इसी तरह अभिलंब खींच रहे हैं, किस तल पर यह खींचे, इस तल पर, यानी इधर वाले पीछे वाले तल पर यह अभिलंब हमने खींचा, इस पर अभिलंब रहेगा। अब बताइए इसको जाना चाहिए तो बताइए कैसे जाना चाहिए, सीधा ना, सीधा इस तरह जाना चाहिए था, लेकिन यह क्या करती है, अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित होने का मतलब है कि अभिलंब से दूर भगेगी ना। अभिलंब से देखिए दूर भगते हुए इस तरह निकल गई, तो इसको हटा देते हैं। यह देखिए इसका नाम जैसे पी क्यू रखे हैं, इसका नाम रख दीजिए आर और क्या, यस। यह जो है कहलाती है कौन सी किरण, निर्गत किरण। बोलिए निर्गत किरण कहलाएगी। बना लीजिए सब लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला रूल लग रहा है सब, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो लोग पढ़े हैं मान लीजिए, जो लोग हमने बताया कि वीडियो भी आपके चली रही है तो उसमें देख लिया करिए आप लोग, उसमें जब पूरे जानकारी रहेगी तो यह सब स्टेप आपको एकदम समझ में आएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब इसमें आप समझ गए कौन कौन सी आपतित किरण कौन सी निर्गत किरण है। यहां पर बताइए यह आपतन कोण बनेगा कि नहीं, आपतन कोण यह क्या बनेगा बताइए, आई डैश, यहां हम कर देते आई डैश, ध्यान दीजिएगा सब लोग। और यह क्या रहेगा बताइए, आर डैश रहेगा, नहीं इतना रहेगा ना, अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण आर डैश रहेगा। इसको भी देख लीजिए सब लोग, साथ साथ करिए, नहीं तो मिलाइएगा मत आप लोग।
हो गया। इसके बाद अब कहा क्या, अगर आप आपतित किरण और निर्गत किरण यानी आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाइए और निर्गत किरण को किधर पीछे की तरफ बढ़ाइए, तो बताए पीछे की तरफ या निर्गत किरण को पीछे की तरफ आपने बढ़ाया, बोलिए बढ़ाए कि नहीं। हम निर्गत किरण को पीछे की तरफ, आपतित किरण को आगे की तरफ बनाए तो एक कोण बना कि नहीं, एक कोण दिखाई दे रहा होगा सबको, जिसको डेल्टा बोला गया। क्या बोला गया है, डेल्टा बोला जाएगा। यही जो है कहलाता है क्या, विचलन कोण। क्या कहलाता है, विचलन कोण। परिभाषा तो आ जाएगी सबको, बताइएगा अभी। चलिए तैयार रहिए, कोई जरूरी तो है नहीं कि हम तुरंत अब तो पता चल गया। हाँ बोलिए, क्या परिभाषा रहेगी विचलन कोण की। हाँ, आपतित किरण को यानी प्रिज्म पर पड़ने वाली आपतित किरण को आगे की तरफ और प्रिज्म से निकालने वाली निर्गत किरण को, सही है, पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा तो जो कोण बनेगा उसे ही क्या कहेंगे, विचलन। परिभाषा तो याद रहेगी, चाहे हम लिखवाएं चाहे न लिखवाएं। बोलिए कोई दिक्कत है क्या। इसी तरह देखें, सब लोग याद भी रखते हैं। जैसे आपको लोग कहते हैं कि सर याद नहीं हो रहा है, तो जब समझे रहेंगे तो अगर फिगर आपके दिमाग में है तो आप परिभाषा बना सकते हैं। हमने कहा फिजिक्स में कोई परिभाषा रटी नहीं जाएगी। इतिहास भूगोल रहेगा तो उसमें सन याद किया जाता, हम लोग को याद नहीं जल्दी होता है। बोलिए नहीं होता है, लेकिन इसमें बताइए रटने वाली कोई बात रहेगी, रटेंगे तो ये भूल जाएगा। जब तक यह फिगर दिमाग में आपकी नहीं रहेगा तब तक यह परिभाषा हमेशा भूलती रहेगी, फिर याद करेंगे तो याद भी हो सकती है। लेकिन जब यह फिगर रहेगा दिमाग में तो ज्यादा से ज्यादा समय तक याद रहेगी, भूलेगा नहीं। बोलिए अब फिगर तो कंप्लीट है, सब लोग यह आगे की तरफ पीछे की तरफ बढ़ा लिए, बढ़ा लीजिएगा। हो गया, यह विचलन कोण बन गया। अब देखिए इसके बारे में अब थोड़ा बहुत लिख लिया जाए, ये ना, और इसका नाम कुछ रख दिया जाए। यह मान लीजिए जहां पर मिली है इसका नाम सब लोग फिगर में रखिए, ई रख दीजिए। क्या नाम रख दीजिए, ई रख दीजिए। और कहीं पर देखिए आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पर भी नाम रखा जाएगा। यहां पर कुछ नाम रखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस त्रिभुज से मतलब आपको रहेगा, तो क्या नाम रखा जाए, बोलिए क्या नाम रखा जाए, बी रख दीजिए। क्या करना है, कोई भी नाम रख सकते हैं, आपको कोई प्रतिबंध हम नहीं लगा रहे हैं। लेकिन ये ए तो यहां पर इंगित है, ए तो मत रखिएगा, है कि नहीं है, दोबारा तो आएगा नहीं है, तो बी यहां पर रख दे रहे हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो भी सिंबल लेना ले सकते हैं आप, लेकिन प्रिज्म का कोण हमेशा ए से रहेगा और यह जो है विचलन कोण हमेशा क्या रहेगा, डेल्टा से ही रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो चला जाए, लिखिएगा। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा परिचय लिख लिया जाए। फिगर बन गया होगा सबका साथ में, तो चलिए देखिएगा। माना प्रिज्म पर आपतित किरण PQ है, PQ है, जिसका अपवर्तन प्रथम तल द्वारा, जिसका अपवर्तन प्रथम तल द्वारा तथा द्वितीय तल द्वारा, प्रथम तल द्वारा तथा द्वितीय तल द्वारा, द्वितीय तल द्वारा होता है, जिससे निर्गत किरण RS प्राप्त होती है, जिससे निर्गत किरण RS प्राप्त होती है। निर्गत किरण क्या प्राप्त होती है, निर्गत किरण RS, ये ना है, निर्गत किरण क्या लिखे हैं, RS प्राप्त होती है। ये देखिए निर्गत किरण है, हमने पूरी बात यहां तो दो तलों द्वारा अपवर्तन जारी रहे हैं आप लोग, RS प्राप्त होती है। लिखिएगा फिर इन्वर्टेड कॉमा में, आपतित किरण को आगे की तरफ, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, आपतित किरण को आगे की तरफ
तथा निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पर विचलन कोण, ब्रैकेट में लिखिएगा डेल्टा, सिंबल लिख दीजिएगा, विचलन कोण डेल्टा बनता है, हो गया। एक विशेष आपतन कोण I पर, इन्वर्ट कहां बंद कर दीजिएगा, अब उसके नीचे लिखिए, एक विशेष आपतन कोण I पर विचलन कोण डेल्टा का मान अल्पतम होता है। एक विशेष आपतन कोण I पर विचलन कोण डेल्टा का मान अल्पतम होता है, जिसे अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m कहते हैं, हो गया। क्या कहते हैं? डेल्टा m कहते हैं। अब स्टार लगा कर नोट करिएगा नीचे, यदि आपतन कोण I तथा विचलन कोण डेल्टा के बीच ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ निम्न प्रकार प्राप्त होता है। ठीक है, ग्राफ निम्न प्रकार प्राप्त होता है। अगर आता है, देखिए कि अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं, तो वह भी परिभाषा हो गई। विचलन कोण किसे कहते हैं, वह भी परिभाषा हो गई। प्रिज्म का कोण किसे ए कहते हैं, वह भी परिभाषा हो गई कि प्रिज्म के अपवर्तक तल, सही है कि नहीं, जिस कोण पर झुके होते हैं वह ए प्रिज्म का कोण ए कहलाता है। सब बीच बीच से परिभाषा अगर पूछेगा तो उतना लिखने की जरूरत है, पूरा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा, हम अगर कह रहे हैं कि खींचा जाए तो वक्र क्या मिलेगा, आपको बताए भी होंगे हम, या हाई स्कूल में भी रहता है, थोड़ा विस्तार से वहां बताया नहीं जा सकता था। एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष वाई अक्ष है। इस पर आप आपतन कोण दिखाएगा, आपतन कोण आई दिखाएगा, इस पर अक्ष पर विचलन कोण दिखाएगा, विचलन कोण डेल्टा दिखा दीजिएगा इस अक्ष पर। तो अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ इस तरह प्राप्त होता है। ग्राफ देखिए इस तरह आकार में प्राप्त होगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, अगर आप समझना चाहेंगे तो रीडिंग नोट की जाती है। जैसे मान लीजिए अगर इसका हम प्रयोग कराते, क्या कराते, प्रयोग कराते, तो यहां पर आपतन कोण का मान अलग अलग हम लेते। यहां पर आपतन कोण का मान कभी 45 अंश, कभी 30 अंश, कभी 60 अंश लेते। तो यहां पर विचलन कोण हम नापते। तो बताइए रीडिंग नोट होती कि नहीं। जैसे आई का मान हमने 30 रखा तो इसका मान लीजिए 40 आ गया, या कम ही आया।
इसका मान हमने 60 रखा है, तो इसका भी मान बताइए कुछ अलग आएगा कि नहीं है? अलग आएगा, ध्यान दीजिएगा। और अलग अलग आएगा तो जब इसकी रीडिंग वही पॉइंट आउट करेंगे तो कहीं पर यहां पॉइंट मिलेगा, कहीं पर यहां मिलेगा, कहीं पर यहां भी मिलेगा, कहीं पर यहां भी मिलेगा, इस तरह पॉइंट आउट होगा। तो जब इसको मिलाएगा तो एक वक्र प्राप्त होगा जिसको आप कहते हैं आई, इस तरह डेल्टा वक्र नाम दिया जाता है, आई डेल्टा वक्र के नाम से जानते हैं। इस तरह मिलेगा अलग अलग। अगर रीडिंग नोट होगी तो जहां पर पॉइंट आएगा वहां पर पॉइंट आउट करेंगे और इसको मिलाएंगे जब, तो एक वक्र के रूप में क्या होगा? प्राप्त। यहां पर देखिएगा जो डेल्टा एम की बात हम कर रहे थे वह देखिए इस कोण पर, इस पर ध्यान दीजिए सब लोग, इस पर आप जाइए तो यहां पर विचलन कोण सबसे कम देखा जाए तो इसी पॉइंट पर होगा, और यहां पर तो ज्यादा होगा, यहां भी ज्यादा होगा। बोलिए इसकी सीध में ज्यादा नहीं आएगा, ये अभी ज्यादा आएगा। सबसे कम विचलन कोण इसी पर है, और यह आपतन कोण अगर इस पर सीध में आएगा तो यही आपतन कोण यहां से यहां तक रहेगा। इस आपतन कोण पर यानी इस पर जो भी रीडिंग आएगी, इस आपतन कोण पर जो है विचलन कोण का मान सबसे कम, यही अल्पतम विचलन कोण कहलाएगा। और इसको किससे डिनोट करेंगे बताइए? डेल्टा एम से। यहां पर हम डिनोट कर दे रहे हैं, डेल्टा एम से दिखाएंगे इसको। डेल्टा एम जो है ये दिखा पाएंगे ग्राफ में, तो आप फिगर बना लीजिएगा इसी तरह। एक विशेष आपतन कोण पर देखिएगा जो विचलन कोण है वह कम से कम है, यही अल्पतम विचलन कोण की स्थिति आएगी। लेकिन रीडिंग हम यहां नोट नहीं कर पाएंगे, ना तो प्रयोग चल रहा है, लेकिन आपको हमने समझा दिया कि कैसे यह रीडिंग नोट होती है। हो गया, फिगर बन गया होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आ गया कि आई और डेल्टा के बीच में आपको वक्र खींचना है तो ये वक्र दिखा दीजिएगा, और अल्पतम विचलन कोण की स्थिति डेल्टा एम यहां डिनोट कर दीजिएगा। यह सबसे कम वैल्यू है। कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ा जाए। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब यह अल्पतम विचलन कोण होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर फिगर में हम अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम दिखा दिए तो उस स्थिति में क्या क्या कंडीशन मिल सकती है यह देखा जाए। प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं कि उस कंडीशन में क्या मिलेगा, जो आई आपतन कोण है वह निर्गत कोण, अगर देखा जाए यहां पर आई डैश है ना, कौन सा? हाँ, आर डैश यहां पर है, आर डैश लिया है ना, तो आई जो है आर डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बारे में चलिए लिखिएगा। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में नोट करिएगा, अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में आई बराबर नोट करिएगा आर डैश, आई बराबर आर डैश, तथा लिखिएगा, यह आर डैश भी नोट किए क्या? आर नोट किए ना, हाँ ठीक है। आई बराबर क्या हुआ? आर डैश, तथा लिखिएगा आर बराबर आई डैश, नोट कर लीजिएगा, आर बराबर आई डैश। यह कोण इसके बराबर हो जाएगा और यह कोण किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। बाहर वाला बाहर वाले के बराबर, अंदर वाला अंदर वाले के बराबर हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो यह किरण क्यू आर है वह समांतर आधार की होगी। आधार का नाम भी रख दीजिए, कुछ क्या नाम रखा जाए, CD रख दे रहे हैं, लिखिएगा इसके अतिरिक्त, उसी में लिखिएगा आगे CD, इसको बढ़ा लीजिए पहले फिगर में, इसके अतिरिक्त लिखिएगा क्यू आर समांतर CD लिखिएगा, क्यू आर समांतर क्या, CD लिखिएगा, क्यू आर समांतर क्या हो गया, CD हो गया। तो समझ में आ गया ना, यह ध्यान रखिएगा, यह स्थितियां आपको मिलेंगी। तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में ऐसी स्थिति आएगी, अल्पतम विचलन कोण रहेगा तभी, और स्थितियों में ऐसा नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं, आप देखिए हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, हेडिंग डालिएगा उसी में, उसी हेडिंग में है सम्मिलित, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, ये हेडिंग रहेगी। हम इसी फिगर से काम चला लेते हैं, हो गया। अब चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग, फिगर तो बना ही है, फिगर ये सब बनाएंगे ही, इसी हेडिंग में सम्मिलित है, बशर्ते अलग स्टेप हम लिखवा दे रहे हैं। अगर आएगा प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र निगमित कीजिए, तो निगमन कैसे होगा, फिगर यह बनेगा ही, और निगमन कैसे होगा उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखिए, त्रिभुज आप देखिएगा BQR, देख लीजिएगा BQR में इस त्रिभुज को देखिएगा, देख रहे हैं ना सब लोग, बताओ यह बहिष कोण है कि नहीं, तो बहिष कोण यानी डेल्टा M बराबर क्या आएगा बताइए, किसके किसके बराबर आएगा, इसके बराबर और किसके बराबर, इसके बराबर आएगा, यानी दोनों प्लस किया जाएगा ना, दोनों प्लस किया जाएगा। और यह मान कैसे आएगा इसको ध्यान रखिए, पहले लिखने तो हम लिख देंगे, लेकिन आप जान रहे हैं कि यह सीधी रेखा और यह सीधी रेखा है, तो पूरा कोण देखा जाए तो I है, I में से R निकाल दीजिएगा, I में से क्या निकालिए, R निकालिए, तो क्या बचेगा, I माइनस R, क्या हो जाएगा, I माइनस R हो जाएगा, बोलिएगा, यह हो गया, यह कोण आ गया, फिर प्लस दूसरा वाला इसी तरह देखिएगा, पूरा R डैश है, इसमें से I डैश क्या करेंगे, तो R डैश माइनस क्या लिखेंगे, I डैश। यह समझ में आया होगा सबको, बोलिए। यहां देखिए सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण है, यह लाइन सीधी है, यह लाइन सीधी है, तो R डैश बताइए पूरा कोण आएगा ना, इसमें से I डैश वाला निकाल देंगे तो यह कोण आ जाएगा, R डैश माइनस I डैश हो जाएगा, और यह हो गया I माइनस R। अब अगर आप एक साथ लेना चाहते हैं कि I एक साथ हो जाए, R एक साथ हो जाए, तो हम भी कर लेते हैं, तो क्या आएगा बोलिए, डेल्टा M बराबर बताइए क्या होगा, I माइनस I डैश, बोलिए, और यह क्या हो जाएगा, प्लस R डैश पहले लिख देते हैं, माइनस R हो जाएगा, बोलिए आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा सब लोग। चलिए यहीं से स्टार्ट करिए। हो चुका, तो यह पहला एक तरीके से इक्वेशन डाल लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन डाल लीजिएगा सब लोग, पहला इक्वेशन डालिएगा, किसी को दिक्कत होगी तो बताइएगा। वो इक्वेशन फर्स्ट है, लेकिन अब त्रिभुज में बहिष कोण अपने सामने के दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यह थियरी होती है,
यह थियरी सबको आना चाहिए, आ जाएगा ना। यह देखिए जो बहिष कोण है वह अपने सामने के इसके और इसके बराबर है, लेकिन यह कोण जो है कैसे आएगा, आई पूरा यह कोण बनेगा, इसमें से आर डैश हमने निकाल दी, आर निकाला, बल्कि आर डैश नहीं बल्कि क्या है, आर है, इसको हमने निकाला। फिर उसी तरह यह कोण निकालने के लिए पूरा आर डैश बनेगा, आर डैश में से आई डैश क्या किया, घटा दिया, तो आ गया। कन्फर्म हो गए। अब चलिए देखिएगा, लिखिएगा क्या, चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या क्या बनेगा, ए क्यू ई आर, ए क्यू ई और क्या आर में चतुर्भुज बनेगा ना। ए क्यू है, एक क्यू ई भुजा है, और एक क्यू आर है, और एक ए आर है, चतुर्भुज बनेगा ना। आप बताइए यह अविलंब है, तो अविलंब है तो यहां से यहां तक का कोण बताइए कितने डिग्री का रहेगा, 90। उसी तरह बताइए यहां से यहां तक का कोण कितने डिग्री का रहेगा, 90। तो बताइए यह कोण और यह कोण यानी कोण ए प्लस कोण ई मिलकर बताइए कितने डिग्री का होगा, 180 होगा कि नहीं। यह इक्वेशन आपका सेकंड हो जाएगा, अगर वह समझ गए तो। चूंकि यह लंब है तो लंब रहेगा तो 90 90, दो कोण तो 90 90 हो गया, और चारों मिलाकर 360 होता है। अब 360 में से यह 90 घटा दिए, तो बताइए 180 माइनस हो गया, तो क्या बचा, कोई ए और ई मिलाकर कितना बचा, 180 बचा, जिसको हमने डायरेक्ट लिख दिया। आ जाएगा ना। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल होता है 360, जिसमें दो कोण 90 90 हो गया, तो यह घट जाएगा 360 में से, तो शेष जो कोण बचा उसके बराबर आ जाएगा, बस आ जाएगा ना। नोट कर लीजिएगा इसको, इक्वेशन नंबर 2 बड़ा। बोलिए ठीक है। आप फिर ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इसमें चलते हैं, देखा जाए। यह देखिए आर यानी त्रिभुज, चले आइए एक त्रिभुज और लेना है, क्यू ई आर में, क्यू ई और क्या आर में, क्यू ई आर में जब लीजिएगा तो बताइए यह आर है प्लस आई डैश है ना, आर प्लस आई डैश प्लस कोण ई, कोण ई, कोण ई बल्कि यहां लिख दें, कोण ई मिलाकर कितना है 180। यह समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 3। नोट कर लीजिएगा इसको, बस इन्हीं तीनों से काम चलाना, इन्हीं तीनों को लेकर के आगे बढ़ना है। हो गया। अब देखिए समीकरण 2 और 3 को पहले देख लीजिए। समीकरण और 2 और 3 को देखिएगा तो कोण ई तो शामिल है और 180 बराबर है राइट वाला, तो इसका मतलब लेफ्ट वाला भी इसके बराबर होगा, और लेफ्ट वाला जब इसके बराबर होगा तो कोण ई से कट जाएगा, और क्या आएगा, कोण ए बराबर, बोलिए कोण ए, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, तो कोण ए है ही, तो यहां पर ए बराबर अगर देखा जाए तो आर प्लस आई डैश के बराबर होगा कि नहीं, तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं। तो लिखिएगा समीकरण 2 और 3 से, नोट करिए समीकरण 2 और 3 से जब समीकरण 2 और 3 लिया जाएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 और 3 लीजिएगा तो हमने बताया 180 यह भी है, 180 यह भी है, इसका मतलब लेफ्ट इसका इसके बराबर है, तो जब यह इसके बराबर करिएगा तो कोण ए भी कट जाएगा, और क्या बचेगा, ए बराबर बचेगा आर प्लस आई डैश बच जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ए बराबर आ गया आर प्लस आई डैश बच गया। हो गया। अब देखिएगा
विचलन कोण की स्थिति में क्या कंडीशन आती है? विचलन कोण की स्थिति में ध्यान दीजिएगा, जब विचलन कोण की स्थिति आप लगाएगा तो हमने क्या बताया, किसके बराबर रहेगा? बोलिए, आई जो है आर डैश के बराबर रहेगा ना, आई बराबर आर डैश रहेगा। फिर और क्या, आर बराबर आई डैश के रहेगा, सही है ना। और तथा फिर क्या रहेगा, जो डेल्टा है वह किसके बराबर रहेगा? डेल्टा एम के। बोलिए, डेल्टा एम का मतलब विचलन कोण रहेगा, डेल्टा की जगह डेल्टा एम हो जाएगा, जैसा कि हम फिगर में कर चुके हैं। ये आएगा। अब इन्हीं मानों को इसमें रख करके आप लोग क्या निकालना है, सुनिए ध्यान से। आपका लक्ष्य है कि प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र आना चाहिए। तो अपवर्तनांक के लिए सूत्र क्या है? n बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो आई और आर अगर पता चल जाए, इन्हीं समीकरणों में से आई और आर आपको पता चल जाए तो बस उसी में मान रख देना है, फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। हम लोग आई और आर निकालने के चक्कर में हैं, किनके पदों में? ए और डेल्टा एम के पदों में, और सब हट जाए, ऐसा सेट करना है। तो चलिए इतना नोट करिए आप लोग। अब कैसे सेट किया जाए इसको देखिए। हमने लक्ष्य बता दिया कि आई और आर निकालना है, किन पदों में? ए और डेल्टा एम के पदों में निकालना है। अब ऐसी सेटिंग की जाए कुछ ऐसी तो आएगा। अब चलिए सेटिंग किया जाएगा, ध्यान देना है सबको कैसे सेटिंग होगी। अब आप देखिए इसमें सेटिंग करिए इसकी, आर और आई डैश है। देखिए आर और आई डैश दोनों बराबर है ना, बराबर है। तो आई डैश की जगह आर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। लिखिएगा आई डैश के स्थान पर आर लिखने पर जब यहां लिखा जाएगा, इसमें रख रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा? आर प्लस आर बराबर क्या? ए। तो बताइए आर 2r बराबर ए आएगा, यानी आर बराबर क्या आ जाएगा? ए बाई 2। ए तो निकल गया, ए के पदों में आर निकल गया। देखिए इसी तरह सेट करेंगे, कुछ याद नहीं रखना है। नोट कर लीजिए यहां तक, यहीं तक नोट करिएगा, ब्रेक लगा दिए यहां तक। ए बाई 2 होगा, अरे 2r बराबर ए आएगा तो r बराबर ए बाई 2 आएगा। हो गया। एक एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए इसी तरह जब रिवाइज करिए तो एक एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। और इसमें देखिएगा कि कुछ मैथमेटिकल फार्मूले यूज हो रहे हैं, उन फार्मूलों की जानकारी सबको होनी चाहिए। r का मान a बाई 2 के पदों में आ गया, यह सही है, एक मान आ गया, इसके बारे में कुछ अब चेंज नहीं होगा, बस आई आ जाए ऐसा सेट किया जाए। आई कैसे आएगा इसको सेटिंग कर दी जाए। कैसे सेट किया जाए इसको हटा रहे हैं भाई। समीकरण 1 हम लिखे हैं अभी। समीकरण 1 में क्या किया जाए, हम ये चाह रहे थे डेल्टा एम बराबर, समीकरण एक बार आपको एक लिखना पड़ेगा। लिखिएगा समीकरण 1 से, नोट करिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 एक बार नोट करिए पुनः। समीकरण 1 यही है, इसको नोट कर लीजिए पूरा पूरा। हो गया। अब बताएं क्या किया जाए। आई आर डैश के बराबर है, बोलिए आई आर डैश के बराबर है, तो इसको एक साथ लीजिए, आई प्लस क्या आर डैश, सही है ना। और फिर माइनस को बल्कि कॉमन लेते हुए चले हैं, और क्या लिखते हैं आई डैश प्लस न आर प्लस आर, इस तरह हमने लिख दिया, थोड़ा बदल दिया इसको, चूंकि आवश्यकता थी ऐसी। तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एम बराबर आई और आर डैश देखिए बराबर है। देखिए इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, आई प्लस आई लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 2i लिख सकते हैं कि एक लाइन और बढ़ाए, बोलिए। या तो आई प्लस आई बराबर 2i आई, यहां हमने कहा आई बराबर आर डैश है अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में, तो आई और आर डैश जब बराबर है 2i लिख दीजिए, या 2r डैश लिख सकते हैं। क्यों हम 2r डैश नहीं लिख सकते हैं,
लेकिन आवश्यकता किसकी है? आई की। लक्ष्य मालूम होना चाहिए क्या आवश्यकता, बोलिए, ठीक है। और फिर क्या, ये हो गया 2i, और यहां पर बताइए माइनस आई डैश बराबर, देखिए आई डैश बराबर आर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? 2r आप लिख सकते हैं कि नहीं? r की आवश्यकता है 2r लिखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, i की आवश्यकता हमको पक्षांतर करिए, तो 2i बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा m प्लस 2r, सही है ना? और 2i अगर i बराबर चलिए निकाल देते हैं, तो डेल्टा m प्लस 2 इंटू आर का मान निकल चुका है क्या? a/2 अपान यह 2 नीचे है। अब बताइए, 2 से ये 2 कट ही जाएगा ना, तो क्या बचा? i बराबर डेल्टा m प्लस a अपान कितना? 2। अब तो पता चल गया होगा क्या करना, हो गया ना? अतः स्नेल के नियम से, सही है ना? स्नेल का नियम बोले हैं क्या है? साइन आई बटे साइन आर बराबर n होता है। आई और आर का मान जो रखेंगे फार्मूला एकदम प्राप्त हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, हमने कहा इसी तरह सेटिंग की जाएगी। आपका लक्ष्य है कि आई और आर निकले, इसलिए आई और आर के पदों में चेंज करते हुए आप आगे बढ़े हैं, यह ध्यान दीजिएगा सब लोग। और सूत्र देखिए, निगमन के लिए कभी कभी आ जाएगा, तो कम से कम 2 नंबर 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा, तो तैयार रखिएगा सब लोग, बोलिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, फिगर में भी कोई दिक्कत नहीं आपको हरानी चाहिए, और उसके अलावा डेरिवेशन में भी कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ा लीजिएगा। अतः स्नेल के नियम से, यहां हम नोट कर रहे हैं, अतः स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है? n बराबर साइन आई बटे साइन आर ही होता है। यह अपवर्तन का प्रथम नियम है ना, प्रथम नियम। तो n बराबर साइन का आई का मान रखिए, साइन आई की जगह क्या लिखेंगे? डेल्टा m प्लस a अपान क्या? 2 अपान नीचे साइन आर का मान क्या? साइन a/2। तो यही फार्मूला आपको मिला भी था, यही फार्मूला मिलेगा। यह प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र है, लिखिएगा, यह प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र कहलाता है, यह प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र कहलाता है। इसमें देखिएगा कई कंडीशन है, आप पूरा विस्तार से इसको अध्ययन करिएगा, इसी तरह रिवाइज कर लीजिएगा, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, एक स्टेप और बढ़ लिया जाए, जो पतले प्रिज्म वाली बात चल रही थी। तो जब प्रिज्म पतला रहेगा तो हमने बताया कोण ए का मान 2 अंश 4 अंश इस तरह रहेगा, और डेल्टा m भी बहुत छोटा आएगा। जब दोनों का मान छोटा रहेगा तो जो साइन का पद है वह एंगल में चेंज हो जाएगा, यानी कोण में बदल जाएगा। तो लिखिएगा यहां पर, चलिए स्टार लगाइए, सब लोग इसको नोट कर लीजिए, चूंकि यह हमको पूरा स्टेप समाप्त करना है। तो यहां पर क्या लिखिएगा? लिखिएगा यदि प्रिज्म पतला है, स्टार लगाकर नोट करिएगा, यदि प्रिज्म पतला है तो जो साइन a/2 लिखे हैं वह कितना हो जाएगा? a/2 हो जाएगा, और जो साइन यह लिखे हैं डेल्टा m प्लस a अपान 2 लिखे हैं, यह भी कोण के बराबर हो जाएगा, यानी डेल्टा m प्लस a अपान कितना हो जाएगा? 2। जब यह हो गया तो अतः n बराबर क्या हो जाएगा? इसकी जगह जब आप लिखेंगे डेल्टा m प्लस a अपान 2 अपान, फिर ध्यान दीजिएगा, अपान फिर क्या होगा? a/2, तो यह गुणा होगा,
या 2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए बराबर इधर क्या हो जाएगा या नहीं, बोलिए ठीक है कि नहीं। फिर ये गुणा करिएगा तो यही आएगा, और 2 से कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा एम बराबर अगर निकालिएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, ए इधर आएगा तो यानी ए माइनस ए हुआ। डेल्टा एम बराबर निकालेगा तो एन का ए कॉमन हो जाएगा तो एन माइनस 1 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा ये। तो अगर पतला प्रिज्म है, जैसे अगर कोण ए का मान 2 अंश 4 अंश सही तरह है 5 अंश तक है, तो आप यह फार्मूला लगा करके अपवर्तनांक एन निकालिएगा। यहां प्रिज्म का कोण सीधे 2 अंश 4 अंश रखना पड़ेगा तो आ जाएगा। तो यह पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का सूत्र हुआ, और इसमें अगर कुछ कोण पर है तो इस फार्मूले से आ जाएगा। तो हमने पूरा विस्तार कर दिया है, इसमें कोई भी जानकारी अधूरी नहीं आपको है, विस्तृत जानकारी पूरा है। तो आप इसको, इस टॉपिक को तैयार किए रहेगा, और इसके बाद हम कल की वीडियो में परिक्षेपण क्या होता है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परिक्षेपण का मतलब क्या है और परिक्षेपण कैसे होता है, वह सब प्रक्रियाएं आपको बताएंगे। और फिर समाप्त जब हो जाता है तो एक वीडियो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जाएगा, लेकिन इसको रिवाइज सब लोग करते रहेगा।